भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सिटिंग सीएम को ईडी ने अरेस्ट किया हो। इससे पहले ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने के बाद हिरासत में लिया गया था। आज आपकी डेली न्यूज कंजप्शन में एक न एक बार ईडी का नाम तो जरूर आता होगा, लेकिन कुछ सालों पहले तक सीबीआई का नाम भी बहुत कम सुनने को मिलता था। लेकिन अब किसी भी जांच में ईडी सीबीआई का नाम आना बड़ा ही नॉर्मलाइज्ड हो गया है। अब ईडी काफी शक्तिशाली हो गई है, तो ये सवाल कई बार मन में आता है कि कहीं सेंट्रल एजेंसीज इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, आप देख रहे हैं आज की खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कई विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। बीते कुछ महीनों से बार बार ये बात विपक्ष और एक तबका दोहरा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक इंटरव्यू में राजनीतिक रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने ईडी सीबीआई के सवालों पर कहा था कि सब सरकारें एजेंसियों का सदुपयोग या फिर दुरुपयोग करती हैं, लेकिन सब कहते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ऐसा देश में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन किस हद तक हो रहा है इसमें अंतर हो सकता है। हम आपको आज उसी हद और अंतर के बारे में बता रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ईडी के दुरुपयोग के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन बीते 9 सालों में सेंट्रल एजेंसीज का पुरजोर इस्तेमाल हुआ है। बीते साल मार्च में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। वहीं साल 2014 से लेकर 2022 के 8 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 रेड की और लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 8 सालों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर यूपीए के समय में 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। सीबीआई के केस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसमें भी अगर देखा जाए तो 2019 के बाद ईडी के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए में बदलाव किए थे। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया था। पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया और ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। जबकि इससे पहले किसी दूसरी एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पीएमएलए में बदलाव को मनी बिल की तरह पेश किया गया। बता दें कि मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता है, इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वो कानून बन जाता है। यूपीए सरकार के संशोधन में पहले आतंकवाद जैसे मामलों को छोड़ दे तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले वहीं लागू किए जाते थे जहां 30 लाख की रकम या उससे ज्यादा का हेरफेर हो। इसलिए 2012 तक मनी लॉन्ड्रिंग के 165 मामले ही थे, लेकिन साल 2013 में किए गए संशोधन में 30 लाख की सीमा को समाप्त कर दिया गया और रकम कितनी भी कम हो उसे जांच के दायरे में लाया गया। लेकिन पीएमएलए एक्ट में सबसे गंभीर बदलाव 2019 में हुए, जिसने केंद्रीय एजेंसी ईडी को जबरदस्त रूप से शक्तिशाली बना दिया। यूपीए ने अगर पीएमएलए की पहुंच को बढ़ाया तो मोदी सरकार ने इसे और कठोर बना दिया। इस एक्ट के सेक्शन 45 में ईडी के अधिकारियों को ये पावर दिया गया कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, साथ ही उन्हें वजह बताने की भी जरूरत नहीं है। आसान भाषा में तब बताएं तो अगर पुलिस किसी को समन करती है या फिर समन करने वाले को बताया जाता है कि उसे अभियुक्त के तौर पर समन किया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पर, लेकिन ईडी को समन के लिए इस तरह की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है। आम एफआईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास अधिकार होता है कि वो एफआईआर की कॉपी मांग सके, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कॉपी अभियुक्त को देने का कोई प्रावधान नहीं है। जब तक ईडी इस मामले में चार्जशीट दायर ना करे तब तक अभियुक्त को पता नहीं होता कि उस पर कौन सी धाराएं लगी हैं। इसलिए खुद के आरोपों के खिलाफ आरोपी का बहस कर पाना नामुमकिन हो जाता है। अब अरविंद केजरीवाल खुद को किस तरह से बचा पाते हैं, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।